प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद और पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की जड़ को उखाड़ने की अटल प्रतिज्ञा ले चुके हैं। मोदी को तो जानने वाले का यहां तक कहना है कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एटम बम भी चलाना पड़े तो मोदी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि मोदी की बातों से, मोदी की प्रतिज्ञा से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। उसकी परेशानी तब और बढ़ गई जब पाकिस्तान बॉर्डर के पास हिंदुस्तान की वायुसेना ने अपनी ताकत का दम दिखाया। जंग की आहट देखकर, अपनी चौखट पर युद्ध देखकर पाकिस्तान घबरा गया है। डर के मारे हवा खराब हो रही है और इसका सबूत, इसका सीधा प्रसारण पाकिस्तान के टेलीविजन पर, पाकिस्तान की मीडिया में दिखाया भी जा रहा है। आपको भी दिखाते हैं मोदी की प्रतिज्ञा से डरे सहमे पाकिस्तान की तस्वीरें। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब उड़ने लगे विमान तो कांपने लगा पाकिस्तान। वहां वो अपने तौर के ऊपर उस एस्केलेशन में इजाफा कर सकते हैं। वो मिसाइल फायर कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज गन को फायर कर सकते हैं, छोटी मोटी स्क्रिमिश भी हो सकती है। जब छूटने लगी मिसाइलें तो दुबकने लगे पाकिस्तानी शैतान। जैश ए मोहम्मद जो है तंजीम, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। वो लड़का भी जैश ए मोहम्मद का था। जैश ए मोहम्मद के जो लीडर है वो मसूद अजहर साहब पाकिस्तान में होते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक नी जर्क रिएक्शन भारतीय मीडिया से भी आया, भारतीय हुकूमत से भी आया। जब निशाने पर लगे रॉकेट तो पानी मांगने लगा टेररिस्तान। हुकूमत की तरफ से और उनकी फौज के सरबराह की तरफ से ऐसी बात होना, तो ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। तो मुहतात सुकून से, जरा कहते हैं ना, एकदम से जो जंग 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 कर दिया ना फौरन, उसको जरा नीचे ले आए, नीचे जरा सुकून लेकर आए, ठंडा पानी पिए और देखें कि वहां कश्मीर में इश्यूज क्या हुए हैं। आतंक के सेंटर बहावलपुर पर बारूदी वर्षा का ट्रेलर। क्योंकि एक चीज हमारे सामने सर, मैं ये चाह रही हूँ, अब आप लोग ये बताइए कि इस मसले का हल क्या है, इसमें करना क्या चाहिए? इसमें धमकियों को गीदड़ भपकी समझे जान साहब, या सीरियस लेने की जरूरत है? चाहिए। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, धमकी कभी भी उसको गीदड़ भपकी नहीं समझना चाहिए। दुश्मन दुश्मन है, वो आपको वार करेगा। पाकिस्तान में डर का सीधा प्रसारण। And that, ladies and gentlemen, was a Sukhoi 30 delivering the coup d'etat as we targeted the enemy's command post। तो मोदी साहब भी कह चुके हैं, हम जो शिव साहब वो तो कह रहे हैं कि हमले के लिए तैयार रहे। वहां तो अब मोदी साहब ने जंग की तैयारी का कह दिया है। क्या करें आप? यानी वो तो बात सुनने को तैयार नहीं है। वहां जंग की बात कर रहे हैं बख्शी साहब, वो जंग की तैयारी कर रहे हैं कि जी अब तो जवाब आएगा। यानी उस तरफ से एक ही बात हो रही है। देख पाकिस्तान देख, अपने आने वाले दिनों की झांकी देख। देख इमरान देख, अपने पालतू आतंकियों के अंत का नमूना देख। देख बाजवा, तू भी देख, मसूद जैसे सांप की मौत की रिहर्सल देख। तो इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा किया जाए। कल 25 डिप्लोमेट से उन्होंने मुलाकात की है, आज अरब ममालिक के डिप्लोमेट से मुलाकात की है और पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान। मोदी साहब को अब अगला इलेक्शन जीतने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि शायद एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा ये दोबारा रचाएं, जिस तरह पहले भी इन्होंने 2016 में किया था, तो ये मुमकिन है। और दूसरी तरफ
हमें इंटरनली थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अजीत डोवल का जो डॉक्ट्रिन है, ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन, उसका सारा मकसद ही यही है कि पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबलाइज किया जाए। आज शब्दों की मर्यादा मत देखिए, आज कलम को पेशे के तराजू में मत तौलिए, क्योंकि इज्जत उनको बख्शी जाती है जो उसके लायक हो। जो नालायक हैं, बुज़दिल हैं, बेगैरत हैं, बिना रीढ़ की हड्डी वाले इंसान के खाल में छिपे भेड़िए हैं, जो पीठ पर वार करने को अपनी शान समझते हैं, अपनी जीत समझते हैं। अब उन्हें कफन में पहुंचाने का, 2 गज जमीन में हमेशा के लिए सुलाने का वक्त आ चुका है, और इसकी शुरुआत राजस्थान के रेगिस्तान में हो चुकी है। And that, ladies and gentlemen, was a Sukhoi 30 delivering the coup de grace as we targeted the enemy's command post. वायुसेना अपने हथियारों की धार तेज कर चुकी है, बस वायु शक्ति का फाइनल असॉल्ट बाकी है। इसीलिए पाकिस्तान परेशान है, दहशत में है और जंग से बचने के लिए जमीन तलाशने लगा है, बगले झांक रहा है। एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसके ऊपर अफवाज डिप्लॉयड नहीं है, वहां रेंजर्स उधर उधर बैठे हुए हैं। ज्यादा जो सिचुएशन खराब है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां आई बॉल टू आई बाई है, तो वहां वो अपने तौर के ऊपर उस एस्केलेशन में इजाफा कर सकते हैं। वो मिसाइल फायर कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज गन को फायर कर सकते हैं, छोटी मोटी स्क्रिमिश भी हो सकती है। दरअसल 24 घंटे पहले ही देश की वायुसेना ने पाकिस्तान को उस गरज का एहसास कराया जो आने वाले दिनों में दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखती है। ये वो जंगी जहाज हैं जो आने वाले वक्त में हमारी आने वाली पीढ़ियों के उस सवाल का जवाब हो सकते हैं जिसमें बच्चे पूछेंगे कि आखिर पाकिस्तान था क्या। रेगिस्तान के रण में पाकिस्तान के वजूद को चुनौती देने वाली ऐसी अग्निवर्षा हुई जिससे पाकिस्तान, वहां की मीडिया, पाकिस्तान की रणनीति तैयार करने वाले सहम गए। मोदी की दहाड़ सुनकर कांप गए, अमन की बातें करने लगे। आखिर में बात आकर फिर धमकियों पर आ जाती है और नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म भारत के, उन्होंने फिर एक धमकी पाकिस्तान को दे दी है और जंग की उन्होंने बातें शुरू कर दी हैं। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। भारत पर इस तरह के हमले करके, पुलवामा जैसी तबाही मचाकर वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा, तो हमारे उन दुश्मन, हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए लोग ये भली भांति समझ लें, हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुना आपने, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन अमन हमारी ख्वाहिश है जिसे भारत कमजोर समझता है। इसी ख्वाहिश का इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओहदा संभालते ही किया था। सिर्फ 1 घंटा चाहिए, हिंदुस्तान का नाभिकीय त्रिकोण यानी न्यूक्लियर ट्रायड तैयार है। अब एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि मौजूदा सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को न्यूक्लियर डिटरेंस का जवाब एटम बम से देने में भी नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि मोदी किसी भी हाल में पुलवामा आतंकी हमले का जवाब चाहते हैं, हर कीमत पर चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने सेना को, सुरक्षा वालों को खुली छूट दे दी है। इसीलिए पाकिस्तान टेंशन में है। वहां के टीवी शोज में, डिबेट में ऐसे सवाल हो रहे हैं कि अब हिंदुस्तान क्या करने वाला है, कैसा हमला करेगा, कहां से सैनिक आएंगे, हमारी क्या तैयारी है, हम मुकाबला कर पाएंगे भी या नहीं। साहब, आपके ख्याल में इस हमले के बाद वैसे भारत के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और हम उनका तोड़ कैसे कर सकते हैं? हमारी क्या पॉलिसी हमें इख्तियार करना चाहिए? 3-4 बातें हैं। एक तो ये कि दरमियानी सतह का एक्शन हो सकता है। कन्वेंशनल वॉर, याद रखिए जरा सी, ये मुख्तलिफ सी बात है, चूंकि आप दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो अक्सर, बल्कि ये ISPR के जो चेयरमैन है गफूर साहब, वो भी ये कहते हैं, मुझे बड़ी अजीब सी लगती है, न्यूक्लियर स्टेट आप है ना, तो कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे, तो गुंजाइश कहां पे आगे रह गई है? ये मैं बेशतर हजरात से इख्तलाफ करता हूं इस बात पे कि कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट जो तसादुम है रवायती जंग का, तो दरमियानी सतह पर तो हर वक्त मौजूद है, चाहे वो कोविड की शक्ल में हो, सरहदों पर हो, बड़ी तादाद में गोलाबारी की हैवी आर्टिलरी आ गई है, दोनों तरफ 100-100 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट्स आ गए हैं, तो ये सब कुछ हो सकता है।
सोचिए, जिस जगह देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु धमाका करके पश्चिमी देशों को अपनी ताकत का एहसास करवाया था, जिस जगह एक बार नहीं दो बार सुपर सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, वही जगह अब गवाह बनी है उस प्रतिशोध की ज्वाला का पहला बदला लेने के लिए, जो सिर्फ शहीदों के परिवारों के दिलों में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, हर हिंदुस्तान के मन में धड़क रही है और इसकी लौ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये ज्वाला दुश्मन की दहलीज पार करने वाले इन बम से, रॉकेटों के हमले से ही शांत होगी। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं कि हमारी फौज कमजोर है, हिंदुस्तान की फौज का मुकाबला नहीं कर पाएगी, जंग तो रहने दीजिए, खुदा के वास्ते जंग की बात मत कीजिए, डर लगता है साहब। उनका बजट, उनकी फौज, उनके मुआहदे दुनिया के साथ जो उन्होंने किए हैं, आपका डिफेंस का बजट तो मैच ही नहीं करता उनके साथ। अब मसला ये है कि वो तो वेपन लगा दिए, अगर जंग हुई खुदा ना खास्ता वो 1-1.5 अरब इंसान चला जाएगा दुनिया से। मतलब अल्लाह ना करे कभी ऐसी। ये जो बात करते हैं ना इंडिया में, तो बात बहुत सोच समझ के करनी चाहिए कि वो मतलब महदूद जंग करेंगे, बदला लेंगे, हटने का नक्शे से, क्या बातें करते हैं, इस दुनिया में बैठे हैं, वो भाई नक्शे से हटा देंगे, फलां कर देंगे। तो जरा सोच समझ की बात करें हुकूमत की तरफ से और उनकी फौज के सरबराह की तरफ से ऐसी बात होना, तो ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। तो मुहतात सुकून से जरा, कहते हैं ना एकदम से जो जंग 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 कर दिया ना फौरन, उसको जरा नीचे ले आए, नीचे जरा सुकून लेकर आए, ठंडा पानी पिए और देखें कि वहां कश्मीर में इश्यूज क्या हुए हैं। दरअसल ये हवाई परीक्षण ही पाकिस्तान के लिए डर, दहशत वाली डिक्शनरी का नया नाम बन चुके हैं। पोखरण के रन से अगर हिसाब लगाएंगे तो पाकिस्तान की जद कुछ भी नहीं। बॉर्डर पर किसी भी वक्त हवाई हमले हो सकते हैं, सीक्रेट ऑपरेशंस हो सकते हैं, कोवर्ट ऑपरेशन के लिए भी जांबाज जवान तैयार हैं। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के जनरल तक खौफजदा है कि इस मसले का हल क्या है, इसमें करना क्या चाहिए। इसमें धमकियों को गीदड़ भभकी समझे जनरल साहब, या सीरियस लेने की जरूरत है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, धमकी कभी भी उसको गीदड़ भपकी नहीं समझने, दुश्मन है, वो आपको वार करेगा और लिहाजा ये तो आर्म फोर्सेस को अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए, डिप्लोमेटिक ग्राउंड आपको तैयार करनी चाहिए। लेकिन क्या हमारे हुक्मरान के मुंह में ये जबान नहीं थी कि वो निकल के कहता है कि जी एनफ इज एनफ। आप हमेशा हमारे मुंह पे कालिक मलते हैं, इस तरह के इल्जाम दे देते हैं, सबूत आपके पास होता कोई नहीं। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक ये अग्रेसिवली नहीं इस चीज को करेंगे, बिल्कुल ये माजरत खान ना, ये तो मैं हैरान होता हूं कि आप मुझसे कह तो रहे हैं कि हम इस किस्से में शामिल नहीं, लेकिन आपकी शक्ल से लगता है कि आप माफी मांग रहे हैं। ये दुख है सबसे बड़ा। वैसे जब डर की बात निकली है तो ये काफी दूर तलक जाएगी और ये बात पाकिस्तान के लोगों को अमन व अमान तक को समझ आ चुकी है। अब पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर बैठकर पाकिस्तान की सरकार पर ही उंगलियां उठने लगी हैं। क्रिटिकल बात इसमें यह होगी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो कि किसी भी तरह एस्टैब्लिश करे कि कोई लिंक्स पाकिस्तान में मौजूद है। एक तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पे हुई इससे पहले कि जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व है और मसूद अजहर चूंकि पाकिस्तान में है, सो एक हमारा मौकफ ये है कि जैश ए मोहम्मद का एक पाकिस्तान का चैप्टर है, उसने इसमें असिस्ट नहीं किया, लेकिन जैश ए मोहम्मद का एक कश्मीर का इंडिजिनस चैप्टर भी है और अगर उन्होंने किया है तो पाकिस्तान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन अगर इसके ताने माने जाके पाकिस्तान से मिले किसी भी तरह से तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमारी स्टेट किसी तरह से कंप्लिसिट थी, हमें डिबेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और वो वहां पे फिर हमारी स्टेट रिस्पांसिबिलिटी एस्टैब्लिश होती है। पाकिस्तान में डर के सीधे प्रसारण का आलम यह है कि टीवी एंकर्स और वहां के नेताओं के बीच खुलेआम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों की चर्चा शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की मीडिया में यह तक कहा जाने लगा है कि अब इंडिया इतना अग्रेसिव हो चुका है कि पाकिस्तान को धमकी पर धमकी मिल रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम और उनकी कैबिनेट डर के मारे छिप गई है। कहाँ है आपके वजीर आजम? मतलब एक ट्वीट से, छोटी सी ट्वीट करके आप ये समझते हैं कि वहाँ जो सिचुएशन हो रही है उसको हम यहाँ ब्लैकआउट करेंगे तो हम क्या छुपे रहेंगे या हमें उसको फेस नहीं करना पड़ेगा? बात असल ये है कि ये सिचुएशन होनी ही थी। आपने आज इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि ये फ्रॉड है, लेकिन अफसोस है कि यहाँ खामोशी है। मुझे बताइए क्यों खामोशी है? वहाँ उनके वजीर होम मिनिस्टर जो हैं, उधर से लेकर वो क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह से लेकर उनके चीफ मिनिस्टर पंजाब खुलेआम धमकियां दे रहे हैं जी, धमकियां दे रहे हैं, वहां पे तो लेके धमकियां दे रहे हैं और यहाँ तो सब अंडर ट्रेनिंग है। आप मुझे बताइए कि इन हालात में अभी तक कहीं कोई सर जोड़ के बैठा है? कहीं हमने एक्नॉलेज भी किया है कि सरहद पर सिचुएशन बिगड़ रही है?
मतलब एक मुजरिमाना खामोशी कहते हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता हम किसी न्यूक्लियर आर्म्ड रियासत नहीं, कोई बर्मा या भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस कदर खौफजदा है। पाकिस्तान की इमरान सरकार को कोसने वालों ने यह तक कह दिया कि पाकिस्तान के पास इंडिया से मुकाबला करने के लिए ना तो ताकत है ना ही जज्बा। खतरे की बात यह भी है कि अब हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, इसीलिए पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। लोग वजीर आजम के घर थे और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को MFN से हटाया और अपनी स्टेटमेंट्स जारी की। फिर आज उनकी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई जहां उनके रॉ के चीफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और तमाम पॉलिटिकल उनकी जितनी लोग थे वो बैठे। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल जितनी उनकी पार्टीज थी उनको अपने साथ खड़ा किया। देखिए जो भी हालात हैं वो हैं, उनको आप विश्व नहीं कर सकते। इस वक्त पूरी दुनिया, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इजराइल से लेकर अमेरिका तक उनके साथ खड़े हो गए हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जिन्होंने उनके हक में, और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने तो यहां तक कहा कि दे हैव अ राइट टू रिटेलिएट सेल्फ डिफेंस में, ठीक है जी, अक्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से। अब मुझे बताइए इसका क्या मतलब, क्या आप चढ़ दौड़े बेशक हमारी आपके साथ है। देखिए मुकाबले में मुझे आप कोई 2 मीटिंग्स बता दें। जब नवाज इमरान को टीवी पर गाली देने का दौर शुरू हो गया, लानत मलानत होने लगी, पाकिस्तान के चीथड़े उड़ने लगे, तो भारत ने अपने इरादे और मजबूत कर लिए। अब ऑपरेशन चाहिए उस बहावलपुर में जहां जैश का टेरर सेंटर है, एयर स्ट्राइक्स उस बहावलपुर में चाहिए जहां जैश का सरगना हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें बुनता है। सिर्फ 270 किलोमीटर का फासला है। अगर एक बार मिराज, सुखोई जैसे विमान उड़ गए, अपने साथ बम बांध लिए, मिसाइल अटैच कर ली, रॉकेट तैयार कर लिए, तो फिर इन जहाजों को रोक पाना किसी के बस में नहीं। इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण जब रेगिस्तान के रण में दिया गया तो खुद पाकिस्तान ने भी उगलना शुरू कर दिया कि हाँ, जैश का चीफ मसूद अजहर तो पाकिस्तान में ही है, यहीं छुपा हुआ है। जो एक नी जर्क रिएक्शन फौरन उधर आया और पाकिस्तान के ऊपर, उसकी वजह ये बनी कि जैश-ए मोहम्मद जो है तंजीम, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। वो लड़का भी जैश-ए मोहम्मद का था। जैश-ए मोहम्मद के जो लीडर है वो मसूद अजहर साहब पाकिस्तान में होते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक नी जर्क रिएक्शन भारतीय मीडिया से भी आया, भारतीय हुकूमत से भी आया। लेकिन वो ये कि उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि देखिए जैश-ए मोहम्मद वैसे बैंड तंजीम है पाकिस्तान के अंदर और मसूद अजहर की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है और जैश के नाम से कोई ऐसी काफ़ी तंजीमें दूसरी हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हुकूमत भारत के साथ हर चीज़ के ऊपर ताउन करने को तैयार है, वो इन्वेस्टिगेशन करें, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, उन्हें लगता है पाकिस्तान से कोई इसका लिंक बनता है। सोचिए, जब एक साथ 140 विमान, मिसाइल सिस्टम, हवा से हवा में और जमीन से जमीन पर मार करने वाले हथियार एक साथ मैदान में निकले, तो ये सिर्फ हिंदुस्तान की वायु शक्ति को नहीं बल्कि उस दृढ़ संकल्प, उस ठोस नीति, उन मजबूत फैसलों को दर्शाती है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाली है। ये बात पाकिस्तान के हुक्मरान भी जानते हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को कोसने वालों की, पुलवामा अटैक को पाकिस्तान फौज का ब्रेन चाइल्ड बतलाने वालों की लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, जो बम्बार्टमेंट होती है, जो धमाके होते हैं, जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, वो पाकिस्तानी फौज कराती है, ISI कराती है, जो तालिबान का स्टाइल है। और ये स्टाइल तालिबान का नहीं है, ये ISI ने तालिबान को सिखाया है कि खुदकश, पहले उसका बयान लो कि मैं मारने जा रहा हूं, मैं हमला करने जा रहा हूं, और फिर ये कबूल करते हैं कि हाँ, ये इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर दहशत का माहौल इस कदर बढ़ गया है कि टीवी स्टूडियो में बैठकर वहां के लोग, वहां के एक्सपर्ट मोदी के नाम पर ही लड़ने भिड़ने लगे। ऐसे नहीं होता, अंदर से सारे एक होते हैं। और इंडिया के बारे में पाकिस्तान की सारी हुकूमतें वही करती रही हैं जो करवाना चाहती थी, इसलिए इसमें ओवरस्टे चाहिए। जी इरशाद साहब। अच्छा, पहली बात तो ये अब सा कि जो चीजें मैंने बताई हैं इसमें कोई एक चीज गलत हो तो बात होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कंसेंसस होता है। मैंने तो कहा सिक्योरिटी फोर्सेस और सियासी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, प्लीज मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मुझे बात कंप्लीट देखो, इस्लाम की बात में गलत है, उसको खिलाफ करें। आप मोदी की तर्जमानी कर रहे हैं, मैं आपकी भी नहीं कर रहा हूं, दरमियान में जंप मार आप मोदी की तर्जमानी कर रहे हैं, मैं किसी को आपकी तर्जमानी नहीं कर रहा। आपकी बात हमने सुन ली है। आप इस तरह की बात मुंह से कभी न निकालें। ये जो सारे सियासी गिमिक्स है ना, लोगों को हटाने के लिए।
अभी तो ये शुरुआत है, अब तू बस देखता जा पाकिस्तान। तू अपनी बर्बादी के दिन गिन। तू अब खून के आंसू रोएगा, तू पछताएगा, बहुत पछताएगा। एक के बदले 100 लाशें गिनेंगे। हमारे सब्र को कमजोरी समझकर तूने बहुत बड़ी गलती की है और यह गलती तेरी हस्ती पर बहुत भारी पड़ने वाली है, बहुत भारी। पुलवामा की आग से पाकिस्तान तेरा तो सर्वनाश निश्चित।